द प्रिंट में आपका स्वागत है। क्या काशी में मंदिर मस्जिद की राजनीति भारत को 90 के दशक की ओर वापस लेके जा रही है? क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हिंदुओं को टारगेट करता है? क्या क्लाइमेट चेंज का भारत की सरकार पे असर होगा? और रशिया यूक्रेन का युद्ध कब खत्म होगा? पिछले हफ्ते आपने हमें ऐसे कई सवाल भेजे और आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही सवालों की चर्चा करेंगे हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। धन्यवाद अपूर्वा। और कितना न्यूज़ी हफ्ता है और कितनी इस हफ्ते में खेल के जगत से भी बहुत अच्छी खबरें हैं। बिल्कुल शेखर। टॉमस कप में वर्ल्ड चैंपियन हुए और अब मुक्केबाजी में हमारी लड़की निखत जरीन वर्ल्ड चैंपियन हो गई 52 केजी क्लास में। कई खुश खबरियां आई हैं। तो शेखर, सबसे पहले जो हमारे पास सवाल आ रहा है वो है आदित्य का, जो कि हमारे मेंबर है। वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि काशी में हो रही इस मंदिर मस्जिद की राजनीति भारत को 90 की दशक की ओर ले जा रही है? देखिए, 90 के दशक की तरफ तो ले जा रही है, लेकिन ये खतरा ये है कि उसके पहले के किसी और सदी में ना ले जाए। क्योंकि अगर हम गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू हो गए कि 350 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल पहले, 600 साल पहले क्या हुआ, तो जो एक अच्छा समाज होता है, अच्छा देश होता है, ख़ास करके भारत जैसा देश जहाँ पे इतने युवा हैं, नौजवान हैं, इसको भविष्य सोचना चाहिए, इसको भूत नहीं सोचना चाहिए कि पास्ट में क्या हुआ। क्योंकि जो पास्ट में फंस गया वो एक ऐसी जंजीर है जिसको तोड़े बिना आप आगे नहीं जा सकते। तो ये सिर्फ 90 का दशक नहीं, उससे पीछे जाने का भी खतरा है। ज्ञानवापी विवाद पर ही कई सवाल आए हमें। मनीष यादव, जो कि हमारे मेंबर है, उनका सवाल है कि वाराणसी और अन्य मस्जिद मामले मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जैसे वास्तविक मुद्दों से सभी का ध्यान हटाने के लिए मोदी सरकार का तरीका लग रहे हैं। इस पर आपके क्या विचार है और क्या आपको लगता है कि मस्जिद वर्सेस मंदिर जैसे मुद्दों का हमारे समाज में अभी भी स्थान है? देखिए, पहली बात तो ये कि मोदी सरकार, कोई भी सरकार कोशिश करती है कि हेडलाइंस बदलने की, और मोदी सरकार इसमें बहुत माहिर है। तो ये एक तरह से ग्रैंड डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहा है कि लोगों को इस टाइम रोजी रोटी की चिंता है। बेरोजगारी पहले से हमेशा से बहुत समय से ज़्यादा हो गई, कोई 25-30 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई। दाम बढ़ रहे हैं, दुनिया भर में कई और समस्याएं पैदा हो रही हैं, हमारे पड़ोस में भी हो रही हैं। चीनी धरना देके बैठे हुए हैं लद्दाख में जी। और ऐसे ही अब आप देखिए दुनिया में तेल का दाम बढ़ रहा है, खाद्य पदार्थों का दाम बढ़ रहा है। तो ऐसे बहुत मुसीबतें हैं दुनिया में और भारत की सिक्योरिटी सुरक्षा को भी बहुत समस्याएं हैं। ऐसे समय में एक ऐसी बात खोलना ये अच्छी बात नहीं है। और हो सकता है कि ये डिस्ट्रैक्शन काम भी करे, लोगों का ध्यान इस तरफ बढ़ जाए, लेकिन उससे देश को फायदा नहीं होने वाला। और मुझे नहीं लगता कि आगे जाकर राजनीति में भी होगा, क्योंकि जो लोग इन बातों पर वोट देते हैं, आपका जो सवाल का जो दूसरा हिस्सा है, जिन लोगों को इन बातों से असर होता है वो लोग तो ऑलरेडी बीजेपी को वोट दे ही रहे हैं। तो एक आदमी 2 बार तो वोट नहीं देगा। तो ये मैं कहूँगा कि ये डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। लेकिन ये भी है कि जब सरकारें बहुत डिलीवर नहीं कर पाती, उनको लगता है समस्याएं हैं, हम अपने वायदे पूरे नहीं कर पाए हैं, तो फिर से कोई वो ऐसे ही भावुक मामला, सेंटिमेंटल मामला लेके उसको बैठ जाते हैं। क्योंकि हमारे देश के लोग जो हैं बड़े वो तेज़ भी हैं लेकिन भोले भी हैं। भोले इन द सेंस कि वो अपनी भावनाओं को भी बहुत समझते हैं और उनको भी बहुत फॉलो करते हैं। तो ये सारी एक पेचीदा चीज़ है। अगला सवाल भी इसी विवाद से जुड़ा हुआ है। इनका यूज़र नेम है रैग डॉल। ये पूछ रहे हैं कि आप इस तर्क के बारे में क्या सोचते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धर्मनिरपेक्षता की चादर ओढ़े ये कहता है कि ये सभी धार्मिक स्थानों को संरक्षित करता है, लेकिन इस बात को भूल जाता है कि केवल हिंदू पूजा स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया था, और इससे ये लॉ हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करता है जब वो अपने खोए हुए धार्मिक स्थलों पर दावा करते हैं। देखिए, अब ये खोए हुए की बात यह है कि आप कितना पहले जाएंगे जी। तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है? ये कोई हिंदू मुसलमान को टारगेट नहीं करता है। अगर आप हिंदुओं के इंटरेस्ट की बात भी करते हैं तो हिंदुओं का तो राज ही है इस देश में। और ना सिर्फ तब से, जब से मोदी जी की सरकार आई, जब से भारत आज़ाद हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के सबसे जो शक्तिशाली मंत्री होते हैं, ज़्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री, उन्हीं के पास शक्ति होती है। वो मैं कहूँगा कि 95%, 98% हिंदू ही तो हैं। तो ये हिंदुओं का ही राज है।
चाहे हमारा संविधान हमारा सेकुलर है कि उसमें सब बराबर रहेंगे, और हमारी सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, और हमारी सरकार सचमुच में धर्मनिरपेक्ष होगी। वो किसी धर्म के साथ नहीं होगी, किसी धर्म के खिलाफ नहीं होगी। तो उसमें ये सोचना कि 400 साल पहले ये मंदिर गया था, अरे कितने नए मंदिर और बन रहे हैं, और कितने मंदिर हैं। आप देखिए जितनी हिंदू जो कल्चर थी, सभ्यता थी, उसकी भी तो कितनी चीज़ें हैं, जैसे कि हम्पी है जी। अब कितने लोग हम्पी जाते हैं, हम्पी में इतने खूबसूरत मंदिर हैं, इतना खूबसूरत वो इलाका है। लेकिन मैं हम्पी गया, और आप देखेंगे, आपको शायद ये फ़ोटो में दिखा भी पाऊँगा इस स्क्रीन के ऊपर, कि मैंने वहाँ जाके फ़ोटो खींचे कि वहाँ पे लोगों ने जा के उसकी दीवारों पे भी अपने नाम सो एंड सो लव सो एंड सो ऐसे बकवास करके उसको भी बर्बाद किया। बस अरे भाई, जो है पहले उसको तो संभालो, उसकी तो कदर करो, लेकिन जो कुछ और बना हुआ है उसको आप तोड़ेंगे। तो ये तो काम करते हैं तालिबान जैसे लोग। जैसे उन्होंने बामियान में, उनको बुद्धा पसंद नहीं आया वहाँ पे, उन्होंने कहा जी हम तो बुत परस्ती के खिलाफ हैं, और ये तो बुत हैं, आइडल्स हैं, तो ये हम बुत शिकनी करेंगे। उसके आगे तोपें लगा दी और उनको तोड़ दिया। क्या रहा? दुनिया भर में मजाक उड़ा, दुनिया भर में अफसोस हुआ, और तालिबान की एक तरह से कभी उनकी वो रिस्पेक्ट वापस नहीं आएगी दुनिया में, चाहे जो भी कहें। उन्होंने अपने धर्म को भी बदनाम किया, तो ये नहीं करना चाहिए। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो क्या कहता है, वो पता नहीं आप क्या उम्र है। रैगडॉल जी, मुझे ये नहीं पता कि आप मिस रैगडॉल हैं या मिस्टर रैगडॉल हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको याद होगा 1960 में एक फिल्म आई थी, हो सकता है आप फिल्म तो खैर मैंने भी नहीं देखी थी, उस टाइम मैं भी 3 साल का था, लेकिन उसका एक गाना था, प्रेम धवन का लिखा हुआ था, और उषा खन्ना उसकी म्यूजिक डायरेक्टर थी, मुकेश ने गाया था। और वो गाना था, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। और फिर वो बहुत अच्छा उसके अंदर लिखा हुआ है। तो ऐसी स्पिरिट की ये लॉ थी कि भाई अब ये हर चीज़ का क्लोजर होना चाहिए। आप कब तक बदला लेते रहेंगे, और ये बदले की एक साइकिल होती है जिसे ब्लड फ्यूड कहते हैं। कब तक लेते रहेंगे, वो कभी नहीं रुकेगा। बल्कि उसमें, उस गाने में वो एक तरह की कविता ही थी। उसमें उन्होंने ये भी कहा था, हमको कितने ताजमहल हैं और बनाने, कितने हैं अजंता हमको और सजाने। तो ताजमहल भी है, अजंता भी है। हम में से कितने लोग अजंता एलोरा जाके देख के आए हैं। मैं भी खुद भी उसको सिर्फ 3-4 साल पहले देख के आया हूँ, और वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। तो हमें चाहिए कि उसमें इन्वेस्ट करें टाइम, उसमें टूरिज़्म की फैसिलिटीज़ डेवलप करें, ताकि लाखों लोग वहाँ पे आएँ। हम्पी, अजंता, हमारे कितने मंदिर और हैं वहाँ पे, उनका क्या से क्या हो सकता है। तो हम जो बना हुआ है उसको उखाड़ के उसके नीचे से कुछ ढूंढने की बजाय, जो हमारे पास बना हुआ है उसको संभालें, और नया जहाँ भी बनाना है वहाँ पर बनाएं, जिससे कि अगली पीढ़ी भी आके बोले कि ये जो पीढ़ी थी ये भी कुछ बना के गई है। बिल्कुल। अगला जो सवाल आ रहा है वो अमेय चुम्बाले का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि अगर ज्ञानवापी और मथुरा मस्जिद की जगह पर मंदिर बनना है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में संशोधन करना होगा। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार उस हद तक जाएगी? देखिए, अभी कोई संशोधन इसमें नहीं होने वाला है। सरकार के पास कितनी भी मेजॉरिटी हो, बहुमत हो, वो इसको बदलेगी नहीं। क्योंकि एक तो ये बात है कि इस समय एक प्रैक्टिकल बात है, भारत में इस समय ऐसी कहानी शुरू कर देना भारत के लिए बहुत नुकसानदायक है जी। ये एंटी नेशनल एक्ट होगा, और इससे बहुत नेशनल इंटरेस्ट को बहुत नुकसान पहुंचेगा। और मुझे नहीं लगता कि मोदी जी कुछ ऐसा करेंगे जिससे नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचे। क्योंकि अभी अगर हमारा सांप्रदायिक सौहार्द ख़त्म हो गया इस समय, और आप देखिए दुनिया बड़ी इस समय डिवाइडेड है, बटी हुई है। और कल ही मोदी जी ने भाषण दिया है कि इस बटी हुई दुनिया में भारत एक ढाढ़स देता है सबको। तो भारत भी अगर अपने टायर अपने आप पंक्चर करने शुरू कर देगा तो फिर क्या होगा। दूसरी बात यह, कानूनन तरीके से भी, संवैधानिक तरीके से भी कोई ऐसी वैसी लॉ नहीं है जिसको आप मेजॉरिटी लेके, बहुमत लेके बदल दें। क्योंकि ये लॉ, इस लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने, जो अयोध्या के ऊपर 5 जज की बेंच ने जजमेंट दिया, उसमें इस कानून को उन्होंने संविधान के मूल ढांचे में रखा है, बेसिक स्ट्रक्चर में रखा है। तो इसको अगर बदल भी देंगे, ये ज़रूर है कि इसको अगर बदल देंगे, बदलने की बात भी होगी तो देश में आग ज़रूर लग जाएगी।
बिल्कुल। अगला जो सवाल आ रहा है वो मानस शर्मा का है, जो पूछ रहे हैं कि असम और बेंगलुरु में बेसमय हुई विनाशकारी बारिश, दिल्ली और कई शहरों में 50 डिग्री का मार्क छूता पारा आदि असामान्य प्राकृतिक घटनाएं अब इंसानों और जानवरों के साथ साथ फसलों और पेड़ों को भी सताने लगी हैं। क्या ये कभी भारत सरकार को भी परेशान करेगी या इसमें अभी देरी है? देखिए, परेशान तो सब सरकारें हैं और मैं समझूंगा कि भारत सरकार भी है, लेकिन अगर आपका रेफरेंस इसमें क्लाइमेट चेंज के लिए है तो पहली बात तो यह है कि ये सब चीज़ें पहली बार शुरू नहीं हुई, बल्कि इस साल की जो गर्मी पड़ी है 1966 में इससे भी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी। लेकिन फ़र्क ये है कि पहले ये ऐसी बातें मान लीजिए 20 साल में या 30 साल में एक बार होती थी, तो आजकल ये 4 या 5 साल में होती हैं। तो क्लाइमेट चेंज से इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। अब सवाल ये है कि भारत सरकार अकेली अगर भारत में सब बंद भी कर दे, हम लोग को दिन में सिर्फ 4 घंटे बिजली मिले या 9 घंटे मिले जैसे अब श्रीलंका में मिल रही है, और सब चीज़ें बंद कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना बंद कर दें, सारे हमारे उद्योग बंद हो जाएं, फिर भी इस स्थिति में फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये 65-60 के दशक में एक किताब आई थी वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स, ये लेस्टर ब्राउन ने लिखी थी, जो सबसे पहले मैं कहूँगा कि दुनिया के बड़े एक्टिविस्ट में थे जो एनवायरनमेंट के ऊपर। तो उन्होंने ये बात कही थी कि अगर आप वातावरण को देखते हैं तो इस दुनिया में कोई बॉर्डर नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई नक्शा नहीं है, नक्शे ज़मीन पे हैं, नक्शे ऊपर नहीं है। तो अगर चीन जो कर रहा है वातावरण के साथ वो करता रहेगा, अमेरिका जो कर रहा है वो करता रहेगा, दुबई जो कर रहा है वो करता रहेगा, सब करते रहेंगे तो भारत के रोकने से कुछ नहीं होगा। ये सब देशों को मिलके करना है। और जहाँ तक कार्बन खर्च करने की बात है, भारत में तो कार्बन का खर्च पर कैपिटा औसत एक इंसान का, जैसे मान लीजिए अमेरिका, उससे 5वां-6वां हिस्सा है, मुझे इस समय बिल्कुल प्रिसाइजली याद नहीं है। चीन से भी भारत का बहुत कम है और चीन का भी अमेरिका से बहुत कम है। और कई देश हैं जैसे कि मान लीजिए अरब देश हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, तो इनॉर्मस है इनका, मतलब आप समझिए कि इनका हमारे से करीब 15 गुना 20 गुना ज़्यादा है। तो ये सब लोगों को मिलके कंट्रोल करना पड़ेगा, ये एक देश कोई नहीं कर सकता है। अगला सवाल जो है वो संकल्प का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि चिंतन के 1 हफ्ते बाद राहुल के चुने हुए व्यक्ति हार्दिक पटेल ने पार्टी छोड़ दी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को अब चिता सत्र पर विचार करना चाहिए? आईएनसी की गिरावट वास्तव में क्षेत्रीय दलों को सूट करती है? इसे ध्यान में रखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि एक ग्रैंड एंटी बीजेपी गठबंधन एक नॉन स्टार्टर है? देखिए, ग्रैंड एंटी बीजेपी गठबंधन की एक समस्या वही है जो पहले ग्रैंड एंटी कांग्रेस गठबंधन की होती थी। क्योंकि आमतौर पे हर आदमी को पता है कि जो एक गठबंधन होते हैं उसके अंदर एक कोर पार्टी ना हो, तो फिर उसका क्या भरोसा है? कल को इनको अगर सत्ता मिल भी गई तो आपस में लड़ेंगे कि कौन बनेगा। अपने का क्या तमाशे हुए थे, जिस तमाशे में बंदर मार्ट में देवगौड़ा बन गए प्रधानमंत्री, फिर 2-4 महीने के लिए गुजराल भी बन गए, उसके पहले एक समय चंद्रशेखर बन गए थे 5-6 महीने के लिए। तो ये सब बातें लोगों को पसंद नहीं है। कोई गठबंधन तभी बन सकता है जब उसके अंदर एक बड़ी कोर पार्टी हो जिसके पास कम से कम 8-10 राज्यों में कुछ सीटें लेने की क्षमता हो। वो पार्टी अभी भी कांग्रेस है, लेकिन आपकी बात ठीक है, हर दिन के साथ वो क्षमता कम होती जा रही है। क्योंकि हार्दिक पटेल तो खैर वैसे ही वहाँ नहीं गए थे और ये साफ था कि ना उनका पार्टी में दिल लग रहा है ना पार्टी का उनके साथ दिल लग रहा है। लेकिन साथ साथ आप देखिए कि सुनील जाखड़ जो कुछ समय पहले तक पार्टी के अध्यक्ष थे पंजाब में, वो भी छोड़ गए। अभी कल की खबर है कि कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलने गए। अब मुझे नहीं पता कि उसमें कोई मतलब है, वैसे ही मिलने गए, लेकिन आपको पता है ना, दिल से दिल मिलने का कोई कारण होगा, बिना कारण कोई बात नहीं होती। तो अगर एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन से मिलता है, अगर भजनलाल का लड़का जाके हरियाणा के बीजेपी के मुख्यमंत्री से मिलता है, तो ये तो है नहीं कि उसके पास टाइम फालतू है खर्च करने गया, या मुख्यमंत्री के पास टाइम फालतू है कि वो खर्च कर रहा है। तो कांग्रेस इस समय बुरी स्थिति में है और ये मैं नहीं समझता कि चिंतन बैठक से कुछ भी कांग्रेस को उपलब्ध हुआ है।
अगला जो सवाल है, इनका यूज़र नेम है सर हम्फ्री एप्पलबाय और ये हमारे मेंबर हैं। ये पूछ रहे हैं कि आईपीओ के बाद एलआईसी की शेयर की कीमतों में गिरावट आई है। क्या आप सरल शब्दों में बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा और ये एलआईसी और भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों के बारे में क्या दर्शाता है? देखिए, पहली बात तो ये कि आपको याद रखना है कि एलआईसी का सिर्फ 3-3.5% शेयर होल्डिंग ही बेची गई है। उसके पहले अब आप कहेंगे अरे बाप रे बाप, ये 9% नीचे गिर गई, इसका मतलब है 42,000 करोड़ रुपए की वैल्यू कम हो गई। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर 3% शेयर होल्डिंग में गिरावट से 42,000, 8%, 9% के गिरावट से 42,000 करोड़ कम हो गई वैल्यू, तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई एलआईसी की? पहले तो उसकी कोई वैल्यू किसी को मालूम ही नहीं थी, उसमें छोटी सी भारत सरकार की इक्विटी थी। ये वैल्यू जब कोई कंपनी लिस्ट होती है तो वैल्यू अनलॉक होती है, उसके बाद वो शेयर मार्केट में कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। और इस समय आप देखेंगे शेयर मार्केट में सारी दुनिया में एक साथ कोहराम मचा हुआ है, और ज़्यादातर जो मचा है ये यूक्रेन में रूस के धावा बोलने से हुआ है। और कुछ कारण ये भी है कि जो बड़ी बड़ी दुनिया में अर्थव्यवस्थाएं जैसे अमेरिका है, चीन है, उन सब में, यूरोप है, इन सब में इस समय इन्फ्लेशन हो रहा है, मुद्रास्फीति हो रही है। और क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है इसलिए जो उनके सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो उनके सेंट्रल बैंक है वो ब्याज की दर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जितना पैसा बाजार में घूमता है उतना खर्च करने के लोगों के पास होता है और इन्फ्लेशन होता है। तो ये सेंट्रल बैंकर्स होते हैं, पैसे को एक तरह से खींचते हैं अपनी तरफ और पैसे को महंगा करते हैं, जिससे कि कोई भी कंपनी, कोई भी इंसान घर भी खरीदना हो तो सोचता है यार अभी नहीं, ब्याज की दर बहुत ज़्यादा है, तो ब्याज की दर बढ़ाई जाती है इसीलिए कि जो इन्फ्लेशन होती है उसको थोड़ा ठंडा कूल डाउन किया जाए। अगला जो सवाल है वो पंकज अरोड़ा का आ रहा है। वो पूछ रहे हैं आपके विचार, वो जानना चाहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू को दी गई 1 साल की सज़ा पर। देखिए, 1 साल की सज़ा हो या 3 साल की सज़ा हो, ये तो अब अदालत जानती है, मेरा उसके ऊपर कोई व्यू नहीं हो सकता, होना चाहिए भी नहीं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि 1988 में ये वाक़या हुआ जी, 1988 में किसी की मौत हुई, उसके लिए आज सज़ा हुई है, तो 22 और 12 34 साल हो गए। 34 साल में एक पीढ़ी निकल जाती है। तो हमारे कानून की क्या व्यवस्था है कि ऐसे केस में भी जिसमें जो भी कुछ हुआ सबके सामने हुआ, कोई उसमें ये नहीं कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस है या कुछ जो भी हुआ सामने हुआ, उसको 34 साल क्यों लगे? अगर वो नाकसूर थे, बेकसूर थे, तो उनको कम से कम 1-1.5 साल में, उससे इतना भी नहीं लगना चाहिए, उनको बेकसूर कह दिया होता। अगर कसूरवार थे तभी सज़ा दे दी होती तो वो आज वो बाहर निकल आते, कुछ कर रहे होते उसके बाद। अब ये सोचिए कि अगर वो एक अपराधी थे और इतने सीरियस अपराधी थे, अपराध के दोषी थे कि उनको 1 साल जेल भेजा जा रहा है, तो हो सकता है बीच में वो मुख्यमंत्री बन गए होते, हो सकता है वो देश के प्रधानमंत्री बन गए होते जी। कुछ भी बन गए होते ना। ये तो अब आप कहेंगे कि नहीं सिर्फ कॉमेडियन बने, और जब राजनीति ज्वाइन करी वहाँ भी कॉमेडियन ही रहे, या क्रिकेट कमेंट्री करी वहाँ भी कॉमेडियन ही रहे, उस चक्कर में कांग्रेस का भी बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब में। लेकिन ये जो हमारे जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट लेवल पे, उन सबको, उनको भी एक चिंतन बैठक करनी चाहिए कि इतना समय क्यों लगता है। अभी आप देखिए कि जैसे इंद्राणी मुखर्जी को ज़मानत मिली है जी, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई अब 6.5 साल से वो जेल में है, इतने साल हो गए चार्जशीट फाइल किए हुए, अभी तो मुकदमा शुरू ही नहीं हुआ, पता नहीं कब होगा, और मुकदमे में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इनको हम ज़मानत दे देते हैं। ठीक है, उस बात से मैं झगड़ता नहीं हूँ, ज़मानत लोगों को मिलनी चाहिए, हमारे यहाँ बहुत अंडर ट्रायल जेल में रहते हैं। लेकिन ये जो खून हुआ था शीना बोरा का, ये 2012 में हुआ था। 2012 से अब 10 साल के ऊपर हो चुके हैं जी। तो ये केस 10 साल, और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई लगता है कि मुकदमा बहुत दिन चलेगा। तो ये एक व्यवस्था है ना, ये मैं कहूँगा कि कानून तो है लेकिन न्याय नहीं है। बिल्कुल। अगला सवाल जो है वो अमित चाटे का आ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि भारत सरकार ने गेहूं निर्यात पर रोक लगाई है, इसी प्रकार से कृषि कानून अस्तित्व में होते समय भी प्याज की निर्यात पर रोक लगाई गई थी, जिस कारण महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। अगर भविष्य में कृषि कानून आते भी हैं तो उनका क्या महत्व होगा? देखिए, यहाँ पे ये जो कदम उठाया सरकार ने,
इससे सरकार का विश्वास किसानों में बहुत कम हुआ है, क्योंकि जो फार्म लॉज थी, नए कानून थे, उनका मैं तो समर्थन करता हूँ। उनका यही कहना था कि सरकार आपके मार्केट से अब बाहर रहेगी, जहां आपको समस्या होगी, अगर दाम बहुत गिर गया तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम दाम आपको देगी। लेकिन ये जो अभी सरकार ने किया है, कुछ ऐसे हो गया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं, मैक्सिमम सेल प्राइस है कि इसके ऊपर अगर बिक रहा है तो सरकार बीच में घुस जाएगी। तो ठीक है, अगर सरकार ने निर्यात बंद करना था, क्योंकि फूड सिक्योरिटी की बात होती है, और ये भी डर था कि देखिए चीन जैसे देश हैं, बहुत पैसा है, उनको इतना गेहूं चाहिए भी नहीं, लेकिन उनको पता है दुनिया में कमी होने वाली है, तो जहाँ से मिलता है लेके अभी इकट्ठा कर लो। भंडार उनके पास बहुत है भरने के लिए, तो उनको भरे जाओ, बाद में फिर दुनिया को उसको इस्तेमाल करेंगे जैसे कि एक पावर हो। क्योंकि बहुत देश है हमारे, इंडोनेशिया है, इजिप्ट है, सेनेगल है अफ्रीका में, जहाँ बड़ी बड़ी जनसंख्याएं हैं और उनको बहुत गेहूं चाहिए जी। तो एक ये खतरा था। लेकिन अगर उसके लिए आपने बंद किया तो आपको किसानों को कॉम्पेंसेट करना चाहिए। तो आपको पहले कहना चाहिए था कि इस साल गेहूं का दाम ज़्यादा है, हमने अक्टूबर में फैसला किया था कि 2015 रुपये होगा पर क्विंटल, पर अभी हम 500 रुपये बोनस दे रहे हैं उसके ऊपर, फिर ये फेयर रहता। अब ये फेयर नहीं है। अभी ऐसे लगता है कि भारत के किसान ने ठेका लिया हुआ है महंगाई भी कम रखने का, क्योंकि देखिए जो उपभोक्ता है और जो पैदा करने वाला है, जो किसान है, उसके बीच में एक विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है। वो क्या है कि उपभोक्ता के लिए जो चीज़ इन्फ्लेशन है कि दाम बढ़ रहे हैं, किसान के लिए वही चीज़ मार्केट में दाम बेहतर दाम मिल रहा है, तो उसको दाम मिल रहा है, इसको दाम देना है। अब सरकार उसमें हमेशा उपभोक्ता की तरफ नहीं झुक सकती, और अगर झुकती है तो उसको किसान की कीमत पे उपभोक्ता को कॉम्पेंसेट नहीं करना चाहिए। तो ये मेरा एक इसके ऊपर एक आर्गुमेंट है। अगला जो सवाल आ रहा है वो नितेश जैन से आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध के कारण हुई महंगाई और अशांति से पूरी दुनिया थक चुकी है, क्या यूक्रेन का नेटो में शामिल होना इतना महत्वपूर्ण है? वो बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि दुनिया को दोनों पक्षों पर एक दूसरे की चिंताओं को सुनने के लिए दबाव डालना चाहिए, और वो ये भी बोल रहे हैं कि अमेरिका स्वार्थी देश होने के नाते कभी नहीं चाहेगा कि ये युद्ध समाप्त हो। देखिए, इन सब को छोड़ के आप एक बात सोचिए, यूक्रेन एक स्वायत्त, संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, फुल्ली सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री देश है जी। अब वो अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहता है? कल को आप मानिए कि 4 देश इकट्ठे हो जाएं और भारत से बोले कि भाई तुम ये नॉन अलाइन क्यों रहते हो, गुट निरपेक्ष, तुम हमारे गुट में आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। भारत बोले भाड़ में जाओ, हम तो जो अपनी मर्जी है वो करेंगे, हम अपने प्रभुसत्ता संपन्न देश हैं, सॉवरेन कंट्री है। वो 3-4 देश मिलके आपके ऊपर चढ़ाई करने घुसने शुरू हो जाए, फिर सारी दुनिया बोले यार तुम ये कर रहे हो, दुनिया भर में दाम बढ़ रहे हैं और ये एटम बम का खतरा है, सारी दुनिया को खतरा हो रहा है, तुम मान जाओ इनकी बात। तो आप यही बात आप लोग यूक्रेन को कह रहे हैं, क्योंकि हमारा ये स्वार्थ है कि अरे भैया हमारे दाम बढ़ गए, हमारे को बड़ी इनकन्वीनियंस हो रही है, बड़ी असुविधा हो रही है, लेकिन उस देश की तो आज़ादी जा रही है, तो वो हमको नहीं भूलना चाहिए। और देखिए, आप कह रहे हैं कि अमेरिका वाले लड़ाई करा रहे हैं, ठीक है वो करा सकते हैं, लेकिन लड़ाई तब भी होती है जब किसी देश के खुद के नागरिक अपने देश के लिए लड़ने के लिए तैयार रहें। अमेरिका वियतनाम में क्यों हारा? वो इसलिए हारा कि दक्षिण वियतनाम जिसकी तरफ से अमेरिका लड़ रहा था, उसके अपने लोग लड़ने को तैयार नहीं थे, तो दूसरा देश आपको जाके नहीं बचा सकता है। अफगानिस्तान में क्या हुआ जब तालिबान आए? अफगानिस्तान की जो सेना थी उसके पास तो बहुत अच्छी साज सामग्री, सारी सब कुछ था, ट्रेनिंग उनकी बिल्कुल नेटो लेवल पे थी। अगर आप उनकी अब यूनिफॉर्म भी देखिए तो मैं कहूँगा कि भारतीय सैनिकों से भी बहुत अच्छी यूनिफॉर्म, हेलमेट्स सब कुछ थे उनके पास में, लेकिन फिर भी वो एक दिन भी नहीं लड़े क्योंकि उनमें लड़ने का जज्बा नहीं था जी। तो जब किसी कौम में लड़ने का जज्बा होता है, जो कि यूक्रेन अभी दिखा रहा है, तो उसको कोई और ये नहीं कह सकते यार मेरे तो क्या कर रहा है तू, मेरे तो गाड़ी का पेट्रोल महंगा हो गया। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो कौस्तुभ सौकार का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि आपके अनुमान से यूक्रेन रशिया का वॉर कब समाप्त होगा और रशिया के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? देखिए, रशिया के ऑब्जेक्टिव जो थे
वो तो अब उनको कभी नहीं मिलेंगे। उनका ऑब्जेक्टिव था कि यूक्रेन एक तरह से जो बिल्कुल अलग सॉवरेन देश है वो खत्म हो जाए और एक तरह से रशिया का गुलाम तो नहीं कहूँगा, पर एक तरह से रशिया के कैंप में आ जाए, जैसे कि इस समय बेलारूस है। और बेलारूस भी आप ये सोच के चलिए तभी तक है जब तक वह लुकाशेंको कायम है, जो वहाँ के डिक्टेटर हैं। तो उनको था कि हम भी लुकाशेंको जैसा एक और आदमी, ये जेलेंस्की वगैरह को भगा के कोई अपना आदमी वहाँ पे लगाएंगे ताकि ये भी हमारा एक तरह से सैटेलाइट कंट्री बन जाए जी। या उनके और पोलैंड के बीच में, नाटो के बीच में बफर बन जाए। और उसके लिए तो वो आए थे चढ़ाई करने कीव के ऊपर, वो तो सब फिस हो गया। उसके बाद उन्होंने और इधर उधर कोशिश की, खार्किव जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है वहाँ भी वो हार गए, वहाँ से भी पीछे जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं मैं डॉनबास में लड़ता रहूँगा, तो डॉनबास में वो लड़े जा रहे हैं। लड़ने में भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहे हैं लेकिन बहुत कम आगे बढ़ रहे हैं, किसी इलाके में 1-2 किलोमीटर एक दिन में। यूक्रेन बहुत बड़ा देश है। अगर आप देखें, अगर नक्शे आप देखेंगे तो एक तरफ जहाँ बेलारूस का बॉर्डर है, जहाँ से रूस की सेनाएं कीव की तरफ आई थी, और दूसरी तरफ जहाँ मानिए मारियोपोल है, वहाँ तक जो रूस का और यूक्रेन का और बेलारूस का जो बॉर्डर है, बेलारूस और रूस को एक ही मानना चाहिए क्योंकि रूस की फौज बेलारूस से आके भी ऑपरेट कर रही है। अच्छा। वो जो सारा बॉर्डर है वो करीब 2300-2400 किलोमीटर का है। तो इतने बड़े एरिया में लड़ाई करना और कुछ हासिल करना, जबकि दूसरी साइड भी लड़ने के लिए तैयार है, मारने के लिए तैयार है, अपने देश की रक्षा कर रही है और उसको हर तरह का हथियार सामग्री मिल रही है पश्चिमी देशों से। मुझे लगता नहीं कि रूस का जो भी ऑब्जेक्टिव था वो उनको मिलने वाला है। अब कैसे ख़त्म हुई लड़ाई तो ये भगवान जाने, क्योंकि इसमें मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि ये लड़ाई रूस जीत नहीं सकता है, कम से कम अभी 1-2-3 हफ्ते में नहीं जीत सकता है। हालांकि ड्रामेटिक चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है कि कभी यूक्रेन वाली बोली ने हमारी हिम्मत टूट गई, हम और नहीं लड़ेंगे, पर ऐसी बात का इम्कान कम नज़र आता है। तो रूस ये लड़ाई को जीत नहीं सकता और पुतिन ये लड़ाई हार नहीं सकते जी। क्योंकि अगर वो हारे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो रूस में देखिए जब आप एक डिक्टेटर बन जाते हैं तो फिर आप रिटायर होके कहीं लाइब्रेरी में बैठने, अपनी जीवनी लिखने, ऑटोबायोग्राफी लिखने नहीं जा सकते, या फिर आप रिटायर होके गोल्फ खेलने नहीं जा सकते। आपने इतने दुश्मन बनाए होते हैं और इतने लोगों को परेशान किया होता है, इतने लोगों की जान भी ली होती है कि वो भी आपको नहीं छोड़ते जब आप नीचे होते हैं। तो पुतिन की ये समस्या है। तो इस दुविधा में ये सारी दुनिया अभी फंसी हुई है। अगर आप रशिया यूक्रेन की लड़ाई में दिलचस्पी रखते हैं तो हमने हाल ही में एक ट्रैकर शुरू किया है जिसपे हम दिन ब दिन की खबर हमारी वेबसाइट पर इस लड़ाई पर डालते हैं। आप ज़रूर हमारी वेबसाइट पर जाकर इस ट्रैकर को देखें। शेखर, जो अगला सवाल आ रहा है वो स्काई पर्पल 95 का है, जो कि हमारी मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ अचानक हिंसा और सरकारी अधिकारियों की टारगेटेड हत्या राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्टिकल 370 को खत्म करने की भाजपा के फैसले के लिए गंभीर मुद्दा है? ये घटनाएं अभी क्यों हो रही हैं और वो भी अब श्रीनगर जैसी जगहों पर? देखिए 3-4 कारण है इसके। एक तो ये कि हमेशा जब गर्मी होती है, बर्फ पिघलती है, तो जो घुसपैठ है वो आसान हो जाती है। तो हमेशा ये एक तरह का सीजनल चीज़ है। तो जैसे मानसून में बाढ़ आती है, ऐसे गर्मी आते ही थोड़ा सा ये बढ़ता है घाटी में। दूसरी बात ये है कि अभी डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आई है, तो उससे लगता है कि डिलिमिटेशन हो रही है और जल्दी चुनाव होने वाला है जी। और जो पाकिस्तान की तरफ भी और जो हमारे भी जो आतंकवादी हैं वो सोचते हैं भाई चुनाव हो जाएगा फिर सरकार आ जाएगी, तो लगेगा कि और मामला यहाँ सामान्य हो गया। तो इस समय सबको बेचैनी है कि कुछ करना चाहिए। तो मैं तो इसकी यही कारण समझता हूँ। वैसे ये एक तरह से कैंपेन सीज़न होता है कश्मीर वैली में, मई के आसपास, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अमरनाथ यात्रा तक, उसके बाद तक फिर ये चलता है। फिर जैसे कि थोड़ी थोड़ी सर्दी आती है फिर ये कम होता जाता है।
आखिरी सवाल आज का खेल जगत से जुड़ा हुआ है शेखर। अकबर शेख जो कि हमारे मेंबर हैं, वो पूछ रहे हैं कि जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था और मिडिल क्लास के लिए 1992 के सुधारों को माना जाता है, वैसा ही रोल मध्यम वर्ग के लिए आईपीएल ने निभाया है, जहां एक ऑटो चालक का बेटा एक सीजन में 8 करोड़ रुपए तक कमा सकता है। इसी तरह के फॉर्मूले को बाकी खेलों में दोहराने के लिए किसी भी भारतीय सरकार में क्रिएटिविटी और साहस क्यों नहीं दिखा है? देखिए, आपके सवाल में ही इसका जवाब है कि बाकी सब खेलों में भारतीय सरकार घुसी हुई है। क्रिकेट में भारतीय सरकार नहीं घुस सकी। वो नहीं घुस सकी इसलिए वो खेल आगे निकल गया, क्योंकि जहां सरकारें हिंद का हाथ लगता है वहां पे ख़त्म। जहां जहां चरण पड़े संतों के हो गया बट्टाधार। तो सरकार को बाहर रहना चाहिए। अब देखिए, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में टैलेंट है। अभी भी आप देखें कि निखत ज़रीन जो निज़ामाबाद की लड़की है, उसने अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है 52 केजी क्लास में, जो मैरी कॉम की क्लास है। तो टैलेंट है। अब फिर आप देखें कि बॉक्सिंग में जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग है उसमें पैसे होते हैं ज़्यादा, अभी पुरुषों के लिए होते हैं, महिलाओं के नहीं होते। और मैं नहीं चाहता कि ये भी अभी एकदम प्रोफेशनल में चले जाएं। इनको चाहिए कि अभी देश के लिए खेलें और मेडल वगैरह लेके आए। लेकिन जब आप जीतते हैं, खेलते हैं, तो उसमें आपको रिवॉर्ड होता है, लेकिन हर खेल में बराबर रिवॉर्ड नहीं होता है। अब आप देखिए, प्रोफेशनल फुटबॉल जो है दुनिया भर में, वो जो क्लब में खेलते हैं, उनको आपका क्लब ना भी जीते पर फिर भी आपको कितना पैसा उसके लिए मिलता है। तो क्रिकेट ने अभी अपनी एक इकोनॉमी, अपना बाजार, अपनी अर्थव्यवस्था बना ली है। उसको देख के बाकी खेलों को भी ऐसे करना है। तो ऐसे ही एक टाइम हॉकी इंडिया लीग भी बनी थी। वो कभी चलती है, कभी नहीं चलती है, उसका नाम बदलते रहते हैं। तो हॉकी की लीग शुरू होनी चाहिए। फुटबॉल भी भारत में आगे बढ़ना चाहिए। और अब फिर से जो फुटबॉल फेडरेशन है हमारा, उसमें भी कुछ झगड़े हो रहे हैं। और अब वहाँ पे फिर से सुप्रीम कोर्ट घुस गया, जैसे कि वो क्रिकेट में घुसा था। और फिर एक 2-3-4 रिटायर्ड जजों के लिए वहाँ भी अब पेंशन का इंतजाम हो गया है। हालांकि फुटबॉल फेडरेशन इतना अमीर नहीं है, इतना धनी नहीं है कि उनको करोड़ों दे पाएगा जैसे कि बीसीसीआई ने दिए थे। लेकिन बाकी खेलों को आगे जाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का एक ही काम है कि जब किसी खेल में कोई सफल हो जाए तो सरकार जाके वहाँ पे क्रेडिट ले लेती है, तो लेने दीजिए उनको। लेकिन हर खेल को अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आपसे एक बार फिर शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप हमें हर हफ्ते इतने सारे सवाल भेजते, इतने दिलचस्प सवाल भेजते हैं और समय निकाल के हमारा शो देखते हैं। आशा करती हूँ आपको ये एपिसोड भी पसंद आया हो। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।